नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम नेता तुम्ही हो कल के में एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश दाधीच और आज हम इस कार्यक्रम के लिए आप पहुंचे हैं MET यूनिवर्सिटी में, जहां पर देश के आम चुनाव से पहले जानेंगे युवाओं का क्या है सियासी मिजाज। तो आइए चलते हैं। तो अब हम कैंपस पे पहुंच चुके हैं, जहां पर जानते हैं युवाओं के मन में क्या कुछ चल रहा है, चुनाव से पहले क्या कुछ उनकी कैलकुलेशन चल रही है, किस तरह का घोषणा पत्र वे चाहते हैं, किस तरह की सियासी विचार वे रखते हैं। और इन्हीं से जान लेते हैं आज हमारे साथ जो MET के विभिन्न स्टूडेंट्स जो यहाँ पर मौजूद है, तरह तरह के सब्जेक्ट्स में ये पढ़ते हैं। और आप लोगों से जान लेते हैं कि क्या देश के जो आम चुनाव होने वाले हैं उसे लेकर के आप लोग पूरी तरह अवेयर हैं, आपको पता है कि कब से कब तक चुनाव होने वाले हैं। सबसे पहले तो हल्का फुल्का नॉलेज तो सबको है, क्योंकि थोड़ा बहुत बताया जाता है टीवी न्यूज़ पर। हम इतना अपडेटेड नहीं रहते, बट हाँ, हम जानने की थोड़ी बहुत कोशिश ज़रूर करते। युवा मतदाता है, नव मतदाता है, थोड़ा बहुत जागरूक है, थोड़ा बहुत जागरूक किया जाना जरूरी है। क्या कहेंगे, किस तरह के आप जो प्रत्याशी अभी इन दिनों में बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं कौन सा प्रत्याशी ठीक होगा आपकी नज़र में? जो कि जॉब्स डेवलप करे, क्योंकि एक तो पहली बात तो जॉब्स नहीं है, और जो ऑनेस्ट हो, जो अपना पास्ट है, जितना भी उसने किया है कुछ गलत तो हमेशा हिस्ट्री में होता ही है। यहाँ पे तो ये है ही, नेताओं की हिस्ट्री में कुछ ना कुछ गलत होते ही है, क्रिमिनल्स होते हैं, तो ऑनेस्ट रहे कि उसने पहले क्या किया है। पारदर्शी सरकार चाहता है युवा, और साथ ही साथ में ये भी ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मुहैया कराने वाली, नौकरियां देने वाली सरकार होनी चाहिए, जो युवाओं के बारे में सोचे, युवाओं के भले के लिए सोचे। कुछ और युवा हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है चुनाव को लेकर के कोई अभी कुछ मानस सेट किया? अभी ये है कि हमारी भी कुछ प्रॉब्लम है। सभी बोलते हैं कि आज का युवा जो है वो देश बनाएगा, वो भविष्य है, वो सब है, लेकिन युवा को मौका का मिलता है। पूरी सरकार, पूरा पार्लियामेंट सब बुढ़ों से ही तो भरा पड़ा है। किसी युवा को मौका मिलेगा तो वो करेगा ना। आप रिजर्वेशन सिस्टम हटाओ, ये मेरी सबसे पहली डिमांड है। अच्छा, रिजर्वेशन की बात हो चली, और बात ये भी हो चली है कि जो युवाओं के लिए रोजगार की बात होनी चाहिए, ऐसी सरकार होनी चाहिए। तो हाल ही में जिस तरह से कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है और उसमें ये दावा किया गया है कि 22 लाख नौकरियां 2020 तक पूरी कर दी जाएगी, इस पर क्या कहना है युवाओं का, आपसे जान लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप होगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की एक बड़ी प्रॉब्लम है जो अभी तक आ चुकी है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा हो चुका है, तो अगर गवर्नमेंट ये स्टेप ले रहा है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और गवर्नमेंट को भी पब्लिक का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो आई सपोर्ट दिस। कुछ और युवा यहाँ पर जो अपना मानस सेट करके बैठे हैं, उनसे जान लेते हैं। बीजेपी ने जिस तरह से काम किया टेररिस्ट को लेकर के, मिलिटेंट्स को लेकर के, आतंकवादी को लेकर के, चाहे वो अलगावादी हो या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, आप देख लीजिए पिछले 10 साल को अगर उठा करके देखेगा, अखबार जब भी खोलते आए दिन कोई ना कोई भ्रष्टाचार की खबरें आती थी। लेकिन अगर अभी आप पिछले 5 साल को लेकर के अगर जो अभी की जो सरकार है उसके अखबार उठा करके देखेंगे, भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। भ्रष्टाचार की बात हो चली तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अभी ये कहा है अपने जन आवाज घोषणा पत्र में कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, अगर हम आते हैं तो आप हमें मौका दीजिए। आप क्या उन्हें मौका देना चाहते हैं, क्या उन्हें पसंद करते हैं? पसंद तो, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी ने काम किया है 5 सालों में, तो मुझे लगता नहीं है कि और किसी की ज़रूरत है अभी सत्ते में, क्योंकि जिस तरह से काम मोदी जी ने भी अगर लोकायुक्त पहले लगा दिया होता तो शायद उनकी भी मंशा ठीक देख पाते हम लोग। बिल्कुल सही कहा आपने। तो फिर क्यों नहीं हुआ? आप मोदी जी को पसंद करते हैं, लेकिन वो भी चुनाव से ठीक पहले ही लोकायुक्त की नियुक्ति करते हैं। हो सकता है कि कुछ कारण होंगे जिस कारण से वो ये काम पहले नहीं कर पाए। देश की सुरक्षा के मसले पर यहाँ पर बातचीत चल रही है, और कहना है कि देश की सुरक्षा जो कर सके ऐसी पार्टी को हम चुनते हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस के हाथ में सुरक्षित नहीं रहे हम? नहीं, जिस तरह से हम पुराने देखें, हम लोग स्टेटस निकालते हैं, तो उसके हिसाब से अभी जो 5 साल में मोदी ने जो किया है वो कांग्रेस नहीं कर पाया था लास्ट 10 ईयर्स में। तो मेरे हिसाब से जो मोदी जिस तरह से एक्शन लेता है वो कांग्रेस नहीं ले पाती। अच्छा, मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक से आप खासे प्रभावित नजर आ रहे हैं। मैं लेकिन आपसे ये जानना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि गरीबी पर हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, तो क्या लगता है कि गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक ज़्यादा ज़रूरी है? अब देश की जो खास तौर पर अंदरूनी व्यवस्था उसको सुधारने की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है? जी बिल्कुल, गरीबी हटाना एक काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा इस देश का। तो मुझे, लेकिन जो आतंकवादी हमले होते हैं तो उनको जवाब देना भी मैं समझता हूँ ज़रूरी है कहीं ना कहीं। तो दोनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए, तो वो
समझता हूँ कि मैं होना चाहिए। अच्छा, किसानों के लिए बहुत कुछ बातें की गई है, बातें ये भी की गई कि कर्ज माफ़ी कर दी जाएगी और कर्जा माफ़ होगा। आपको लगता है कि जो कर्जा माफ़ किया गया है, जिन स्टेट्स में कर्जा माफ़ हुआ है, क्या समस्या का समाधान हो गया है वहाँ? सर मैं मानता हूँ सर, कर्जा माफ़ करना समाधान नहीं है किसी भी चीज़ का। किसानों को फार्मिंग टेक्निक्स बताना, फार्मिंग डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन करना, वो समाधान है, जैसे उनको अच्छा प्रॉफिट मिले। हमारे इस तरफ कुछ यहाँ पर महिलाएं भी हैं, लड़कियां हैं, जिनसे हम जान लेते हैं। आप बताइए कि जो महिलाओं के बारे में ये कहा जा रहा है कि 33% अगर आरक्षण दे दिया जाए लोकसभा में, विधानसभा में, निकायों में जिस तरह से दिया जाए, तो क्या लगता है कि आरक्षण के बाद में महिलाओं को सशक्तिकरण या मजबूत होने का मौका मिलेगा, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा? आपको लगता है कि ये समस्या का समाधान यहाँ हो सकेगा? हाँ, मुझे लगता है कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है, बिकॉज जैसे इसने किया LGBT, वहाँ पे मतलब इतना प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता है वुमेन्स को। तो आरक्षण जो आप बोल रहे हैं उसके बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रॉफिट है। तो युवाओं का कहना है कि सरकार ने रोजगार के प्रयास किए हैं, अभी कुछ हद तक और भी किए जाने बाकी है, लेकिन चुनाव में फिर से मोदी सरकार की परीक्षा है और परीक्षाओं का दौर इन दिनों कॉलेज यूनिवर्सिटी में चल रहा है। तो नेताओं की इस अग्नि परीक्षा में वे कितने सफल हो पाते हैं, ये तो खैर चुनाव के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन इनसे ये भी जान लेते हैं कि जिस तरह से आप लोग अभी इम्तिहान दे रहे हैं और नेता आप लोगों के पास में आ रहे हैं, उनके इम्तिहान आप उनकी कॉपी चेक करने वाले, किसी न किसी तरह से आप उनको पास और फेल करने वाले, क्या कहेंगे? मुझे पूरी कॉपी मिले तो मैं उन्हें पूरा फेल करूँ। क्यों? क्योंकि नेता लोग मुझे नहीं पसंद है सर। नेता लोग डिजर्व ही नहीं करते चीज़ें। ऐसा होता है ना कि पैसा मिलता है, अगर 100 रुपये मिले तो 80 रुपया उनकी जेब में होता है, 20 रुपया कहीं लगता है। हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो इंडिया है अभी तक डेवलपिंग कंट्री ही है, उसका मेन रीज़न ही है कि वो डेवलपिंग है, क्योंकि आप पैसा दोगे आगे तो कंस्ट्रक्शन होगा, तो काम होगा। तो नेताओं के दावे और वादे बहुत होते हैं, लेकिन इन वादे और दावों में सच्चाई काफ़ी कम होती है। ये कहना है युवाओं का, जो बेहद निराश है और बेहद नाराज है कि जो नेता वादे कर जाते हैं वो पूरे नहीं करते। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी चुनावी घोषणा पत्र पर, जो कि कांग्रेस का आया है और जिसमें कि रोजगार और कृषि, शिक्षा और तमाम विषयों को लेकर के बातचीत शामिल थी और युवाओं के जिस पर अपने अपने विचार है। लेकिन रोजगार को लेकर के इनके खास तौर पर जो विचार है वो ये देखने को मिलते हैं कि रोजगार को लेकर के सरकारें दावे वादे खूब करती रही है, लेकिन वो असल में पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अब ये कहा गया है कि रोजगार को प्राथमिकता में रखा जाएगा कांग्रेस की तरफ से, लगता है कि पूरा हो पाएगा? सर, अगर रोजगार की बात हुई है तो पहले तो हम पिछले 2014 में जो बीजेपी सरकार अपना मैनिफेस्टो लेकर के आई है, 2.5 करोड़ रोजगार प्रति साल देने का जो वादा करके आई थी, सरकार फेल हो गई। अब तक डाटा के हिसाब से सरकार ने सिर्फ 2.5 लाख नौकरियां दी हैं। पिछले 4 साल का रिकॉर्ड है कि 4 करोड़ 70 लाख नौकरियां देश के युवाओं से छीन ली गई हैं। तो अगली बार अगर हम कांग्रेस की मैनिफेस्टो की बात करें तो एक बार को हम कांग्रेस का मैनिफेस्टो छोड़ देते हैं, लेकिन उसके पहले अगर हम देश के बुनियादी सवालों की बात करें तो मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव मुद्दे पर होना चाहिए, न कि जुमलों पर। मतलब मुद्दों की राजनीति की बात होनी चाहिए। जब भी चुनाव आते हैं तो हमें मुद्दे भटका दिए जाते हैं। हाँ, ये बात ये लाजमी है कि वो हर बार उनका यही जो पूरा चलता रहता है कार्यक्रम, वो दोहराते रहते हैं इसको। मगर इस सब को ध्यान में रखते हुए अगर हम नारी सुरक्षा का भी अगर हम ध्यान रखें, जैसे कि हमारा कठुआ कांड जो हुआ था, दिल्ली वाला जो कांड रहा था, ये सारे चलते रहे थे। अगर हम देखें तो लगभग 36,400 ऐसे रेप केसेस होते हैं जो सालाना ये दरिंदगी का जो लड़कियाँ हैं शिकार हो जाती हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर सबसे ऊपर, अगर टॉप 3 में हम लेके तो मध्य प्रदेश और राजस्थान जो है अग्रणी उसमें अपना वो योगदान दे रहे हैं। इसमें हम कहें तो इसके लिए सरकार कोई भी आए, बीजेपी आए या फिर कांग्रेस आए, कोई भी आए, नारी सुरक्षा का क्या, इन्हें हमें सिर्फ हमारी सुरक्षा चाहिए। और वो जो अब आप अपना तालमेल बिठा के देख लीजिए, हमें हमारी सुरक्षा चाहिए। लेकिन नारी सुरक्षा का जो मुद्दा है वो तो कहीं ना कहीं गौण नजर आता है। जब इन मुद्दों की बात करते हैं, जो चुनाव में विभिन्न तरह के मुद्दे जो लाए जाते हैं, वो तो नजर ही नहीं आता। फिर जब नारी सुरक्षा की बात करते हैं वो कहाँ दिखता है? नारी सुरक्षा भी हमारे हिसाब से होनी चाहिए, ये कहीं भी नहीं आया है। एजुकेशन, नारी सुरक्षा, इतने सारे टॉपिक्स हैं, ये कहीं नहीं दिख रहे हैं। ये सिर्फ अपने राजनीति और ये सब इन चीज़ों पे ही रह जाते हैं। महिलाओं के हक की बात होनी चाहिए क्योंकि आधी आबादी है, लेकिन साथ ही में मुद्दों की बात होनी चाहिए, मुद्दों को भटकाया नहीं जाना चाहिए, यही कहते हैं युवा हैं। और इनसे ये भी जान लेते हैं महंगाई के जो मसले हैं, क्या उनको लेकर के इस बार चुनाव में कहीं बात नज़र आती है आपको? देखिए, अगर हम महंगाई की बात करें तो पिछले कुछ सालों से महंगाई काफ़ी हद तक बढ़ी है। अगर हम कहें कि इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है तो ये डेटा के अकॉर्डिंग भी गलत होगा। और वैसे भी क्योंकि महंगाई अगर हम देखें तो अमीरों के लिए जो चीज़ें हैं वो
सस्ती होती जा रही हैं, गरीबों के लिए वो चीज़ें और महंगी होती जा रही हैं। तो इन इलेक्शन में मुझे नहीं लगता कि महंगाई का मुद्दा। अच्छा, देश में गरीबी और अमीरी का बहुत बड़ा फर्क आ गया है। जो अमीर है वो बेहद अमीर होते जा रहे हैं, यानी कि जो पैसे वाले हैं वो खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो गरीब है उसकी स्थिति आज भी बदतर सी नज़र आती है। तो क्या लगता है कि सरकारों ने इन पर कभी ध्यान नहीं दिया, या गरीबी को हटाने को केवल एक जुमला रखा या वादा रखा, उसको कभी पूरा नहीं किया? सर, सरकार ने ध्यान नहीं दिया ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बात ये है कि जो गरीबों के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए उसका पैसा भी वो अमीर जो लोग हैं वो खाते हैं। तो सरकार ध्यान नहीं देती है और अमीरों पे ज़्यादा फोकस रखती है गरीबों की जगह। जिस तरह से यहाँ पर मुद्दों की बात हो रही है, चुनाव में जो मुद्दे होते हैं वो भटका दिया जाते हैं, बरगला दिया जाता है लोगों को, किस हद तक सहमत है आप? चुनाव में जो मुद्दे होते हैं उसमें डेफिनेटली भटका दिया जाता है। और जो अभी रिजर्वेशन की बात चल रही थी उसमें मैं यही कहना चाहूँगा, आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट रिजर्वेशन, और बजाय इसके कि और रिजर्वेशन लाई जाए, जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उसको कम कैसे किया जाए इस पे ध्यान देना चाहिए। अभी जो जनरल कैटेगरी के लिए 10% रिजर्वेशन आई थी वो भी सिर्फ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए थी। यही चीज़ इसी तरह से और SC ST OBC के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की तरफ जाना चाहिए, बजाय तुम कास्ट रिजर्वेशन करो। तो रिजर्वेशन जो है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। कुछ और लोग जो यहाँ पर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं उनसे जान लेते हैं। कई देर से आप लोग बोलने वाले हैं यहाँ पर, और आप अपने विचार यहाँ पर हमारे साथ रखने वाले हैं। मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, जिस तरह से यहाँ पर महिलाओं के मसले पर बात हुई है, नारी सशक्तिकरण की बातें बहुत बड़े मन से की जाती है, महिला दिवस भी मना लेते हैं, कहीं नज़र आता है उसके बाद में? ट्रिपल तलाक एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो मोदी सरकार के रहते हुए जिसके ऊपर इतना अच्छा ये फैसला लिया गया और काम करने की कोशिश की जा रही है। और अगर वादे किए जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से किए जाए या बीजेपी की तरफ से किए जाए, मेरे ख्याल से बीजेपी हैज़ प्रूव कि हाँ काम हुआ है। लेकिन अभी बहुत बड़ा गैप है। मुझे लगता है कि अभी जो देश में जितने भी मसले हैं जिनको लेकर के युवाओं को सोचना चाहिए और राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए, उनकी तरफ खास तौर पर ध्यान नहीं दिलाया जा रहा है। मुद्दे तो आजकल सिर्फ यही हो रहे हैं कि सिर्फ धर्म के बारे में बातें की जा रही है, अयोध्या और बाबरी मस्जिद, और मुझे तो लगता है कि सिर्फ इनके बारे में बातें छोड़ के जो महिलाओं के बारे में या रिजर्वेशन के बारे में बात ज़्यादा होनी चाहिए, और साथ ही साथ युवाओं के लिए भी बात होनी चाहिए। महिलाओं के लिए सिर्फ वुमेंस डे और ये सब सेलिब्रेशन, वुमेंस डे पर ही सिर्फ वुमेंस को डिस्काउंट देना ही क्या वुमेंस डे कहलाता है? हर जगह सिर्फ वुमेंस को डिस्काउंट दे देना और कुछ जगह मतलब ऑनलाइन इनके बारे में डाल देना, यही सिर्फ वुमेंस डे बचा है। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि जिस तरह से देश की हम बात करते हैं और एक नए देश को बनाने की, बदलने की बात करते हैं, एक नई तस्वीर हम देखते हैं, किस तरह की पाते हैं, कैसा देश होना चाहिए? देश को बदलने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, वो तो होना ही पड़ेगा एकजुट। नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल में बहुत अच्छा किया है हिंदुस्तान के लिए, और हम सबको उनके साथ हाथ बटा के चलना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा काम है। हम कोशिश करते हैं और जानने की ये भी प्रयास कर लेते हैं कि सोशल मीडिया पर जिस तरह की जो जानकारियाँ रखी जाती है, जो सामग्री आती है, उसे आप लोग देखते हैं कि वेरीफाई करते हैं कहीं? हाँ जी, सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक हो गया और ट्विटर हो गया, तो उस पर पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ आता रहता है। मोदी जी बहुत ट्वीट करते हैं अपने फीडबैक्स और ये सब कुछ, तो सोशल मीडिया हैज़ अ इम्पोर्टेंस इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। लेकिन वेरीफाइड न्यूज़ नहीं होती। अब तो व्हाट्सअप और फेसबुक को ये कहना पड़ा है कि हमें अपने रिपोर्टर रखने पड़ेंगे कि वेरीफाई करके दे सकें आपको न्यूज़। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा झूठ जो है वो चलता है, लोगों को बरगलाया जाता है, भड़काया जाता है? हाँ, वो तो ऑब्वियस सी बात है। सोशल मीडिया पे हर कोई सारी न्यूज़ ट्रू नहीं होती है, कुछ वेरीफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और काफ़ी लोग इसको वेरीफाई करते भी हैं और पता भी लगता है कि ये फ्रॉड न्यूज़ है, ये होता है। अच्छा, इन चुनावों के अंदर जब भी कोई चुनाव आता है, मान लीजिए विधानसभा का, और अभी इन दिनों देश में आम चुनाव का दौर है, ऐसे में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं लोग? बेसिकली जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो ट्वीट करते हैं ताकि अपनी जो पार्टीज़ उनको प्रमोट कर सकें, एंड जो कॉमन लोग हैं वो बताते हैं कि हमारी ये नीड्स हैं, हमें PM इस तरीके से चाहिए, एंड अपने बता सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या खराबी है अभी की गवर्नमेंट में और क्या अच्छा होना चाहिए। किस तरह से जो लोग वोट करते हैं, आमतौर पे देखने को मिलता है कि छोटे बड़े प्रलोभन में वोट कर जाते हैं, इस चीज़ को किस तरह से आप नुकसानदायक समझते हैं लोकतंत्र के लिए? देखो, नुकसानदायक तो ये है बिकॉज क्योंकि लोग जो वोट कर रहे हैं वो सोच समझ के साथ नहीं करते हैं। वो देखते हैं कि आपस में हमारे मोहल्ले वाले किसको वोट कर रहे हैं, हमारे परिवार वाले किसके साथ हैं, किस पार्टी के साथ हैं, लेकिन उनका जो वो खुद की सोच है,
खुद की जो वो सूझबूझ के हिसाब से जो वोट करना चाहते हैं, जो करना चाहिए, वो नहीं हो पाता, जो परिवार के प्रेशर में। छोटा बड़ा प्रलोभन जो होता है वो भी आपके वोट को डिगा देता है, ऐसा कुछ आप देखते हैं कि इस लोकतंत्र में इस तरह की चीज़ें भी जो नुकसानदायक है लोकतंत्र के लिए वो देखने को मिलती है? ज़रूर सर, जैसे इसने बात की कि जो आपके घर वाले होते हैं वो किसको वोट दे रहे हैं। लाइक अगर मैं अपने फादर की बात करूँ, उनका किसी पार्टी के लिए ज़्यादा है, वो अपने दोस्तों के साथ इस पार्टी के लिए रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत अफेक्ट करती है आज की जनरेशन के अंदर भी। जैसे आपने पहले बात की थी सोशल मीडिया की, ये बहुत इन्फ्लुएंस कर रही है हमारे यूथ को कि इसको वोट देना चाहिए, और अभी हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है बीजेपी और कांग्रेस के अंदर से। तो निर्दलीय प्रत्याशियों की बजाय पार्टियों को ज़्यादा पसंद करते हैं युवा, और इनका ये कहना है कि निर्दलीय प्रत्याशी की बजाय जो पार्टियां हैं वो सक्षम होती हैं अपने ठोस फैसले लेने के लिए और सरकारें बनाने के लिए। कैंपस में आए हैं तो कैंटीन की चाय का जायका भी जरूर जान लिया जाना चाहिए, और ये चाय सियासी है या फिर नहीं। इस बार चाय सियासत का मुद्दा है या नहीं? सर चाय इस बार पूरी तरह से आउट हो चुकी है सियासत से। इस बार चौकीदार की एंट्री हुई है। अच्छा। जहां प्रधानमंत्री चौकीदार बने फिर रहे हैं और देश के युवाओं को नौकरी न दे पाने के बाद युवाओं को चौकीदार बना दिया है। अच्छा, यहाँ की चाय का जायका कैसा है? सबसे पहले तो आपसे जान लेते हैं, कॉफ़ी पीते की चाय यहाँ कॉफ़ी अच्छी है वैसे तो, वैसे डिपेंड्स ऑन आपकी। कॉफ़ी अच्छी है यहाँ, चाय भी अच्छी है, और हमारा जिस तरह का हमारा मुद्दा बदला है और जिस तरह हम लोग किसी नए मुद्दे के साथ चल रहे हैं, वो अभी इस मुद्दे को लेकर हम लोग बात नहीं कर सकते। अच्छा, पिछली बार चाय को लेकर के खूब बातचीत हुई, चाय पे चर्चाएं हुई और फिर सरकार भी बन गई। इस बार ऐसा लगता है कि चाय पे चर्चा जो होगी उसका कहीं न कहीं कोई नतीजा मिलेगा? हाँ, बननी तो चाहिए, क्योंकि कांग्रेस आ गई तो फिर वो नहीं होगा जो अभी हो रहा है। चाय में अदरक ज्यादा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और मिजाज थोड़ा गर्म है। क्या कहेंगे, देश का जो मिजाज है वो किस तरह से बन रहा है, और खासतौर पर युवाओं का क्या सोच रहे हैं आप? जी, मेरी सोच ये है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटैक करवाए और खबर आई कि बहुत सारे जो आतंकवादी हैं उनको मारा गया, और मैं सरकार से ये पूछना चाहूँगा, जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी तो नरेंद्र मोदी जी का ब्लैक मनी से पहले ये कहना था कि हम टेररिज्म ख़त्म कर रहे हैं। तो टेररिज्म पिछले 4 साल में एक बार भी नहीं हुआ, और जब हुआ इलेक्शन से 2 महीने पहले पुलवामा अटैक हो रहे हैं। उसके बाद आप पाकिस्तान की झूठी खबर दे रहे हैं कि पाकिस्तान में अटैक हो रहे हैं और आतंकवादी मारे गए। उसके बाद जब मैं पूछना चाहूँगा, आपकी जो मोदी की बायोपिक है वो इलेक्शन से 6 दिन पहले ही क्यों आ रही है? मतलब ये बहुत बड़ा सवाल है कि या तो मोदी इससे अपना एडवर्टीजमेंट कर रहा है या फिर कुछ ऐसा दिखाना चाह रहा है कि लोग मुझे ही वोट दे। बस मेरी ये राय है कि बी क्लियर एंड बी जेन्युइन। सर, बी क्लियर एंड बी जेन्युइन, ये बात यहाँ पर निकल करके आती है। लेकिन ये बात यहाँ भी ये भी जान लेते हैं कि जिस तरह से आप लोग यहाँ पर चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, कैंटीन पर खड़े हैं, और पिछली बार चाय को ही मुद्दा बनाया गया था, अब चौकीदार को मुद्दा बनाया गया है। किस तरह से इन मुद्दों को लेकर के युवा अपनी सोच रखता है, अपना विचार रखता है? देखिए, मुद्दे एक तरह से बस झलावा है, क्योंकि आपने इन मुद्दों को स्कैम दबाने के लिए इस्तेमाल किया। जब आपके कोई स्कैम बढ़े तो आपने चौकीदार बढ़ा दिया। आपने राफेल को दबाने के लिए चौकीदार बढ़ा लिया कि मैं चौकीदार हूँ, मैंने होते स्कैम नहीं होने दूंगा। बट आपको ऑफ द शेल्फ खरीदने की ज़रूरत ही क्या पड़ी? तो आपने हर जगह मुद्दों को दबाया है, और आपने मतलब जो जुमलेबाजी से कहते हैं ना, इनने चरम पे की है। सबसे बड़ी बात है कि आप युवाओं को किस तरह अपने तरफ लाते हो, और सरकार की हर बार यही कोशिश होती है कि युवाओं की जो संख्या है वो हर बार ज़्यादा होती है। तो युवा वोटर अगर आपकी पार्टी को वोट करते हैं तो वो हमेशा फ़ायदेमंद होता है। बट हर पार्टी ज़रूरी नहीं है कि युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर पाए। तो अगर आपने काम नहीं किया है तो ये मुमकिन नहीं होगा कि आप युवाओं को अपनी तरफ बुला पाओ। सबसे बड़ी बात। लेकिन कोई तो कहता है कि अगर वो है तो मुमकिन है। सर, वो है, मुमकिन है। देखिए सर, राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जिनकी पार्टी भी उनको सीरियसली नहीं लेती है, ठीक है। और अभी हाल ही में उनका एक मैनिफेस्टो, आप अपने साथियों से यहाँ पर सहमत नज़र नहीं आ रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में उनका एक मैनिफेस्टो आया था, इसमें जिसका नाम था हम निभाएंगे। उसमें पेज संख्या 35 पे धारा 124A को हटाने की बात हुई है। उस धारा के बताया गया है कि भारत के खिलाफ जो भी व्यक्ति कार्य करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वो धारा है। अब उसको हटाने की बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले। क्या कहेंगे अपनी साथी जो यहाँ पर कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो, उसमें उन्होंने राजद्रोह की जो धारा है, आईपीसी की धारा 124A, उसमें उन्होंने संशोधन की बात की है, बिल्कुल पूरी तरह से हटाने की बात नहीं की है। क्योंकि सर, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो राष्ट्रद्रोह की धारा किसी के भी ऊपर लगे तो वो उसके जीवन की सबसे बड़ी नुकसान साबित होगा। हम किसी के ऊपर लगा दे तो देश में उसको नौकरी नहीं मिलनी, वो इंसान खाए। राजद्रोह को तो लेकर के अब बीजेपी पूरी तरह से मुद्दा ये भी बनाया जा रही है कि कांग्रेस ने ये एक तरह से आतंकवादियों को पनाह देने का काम कर दिया है। सर, ये बिल्कुल ही
फर्जी मुद्दा बना रखा है, क्योंकि देश में जो माहौल चल रहा है, माहौल इस तरह का चल रहा है कि मोदी जी ही राष्ट्र हैं। देश को ये थोपने की कोशिश आप सरकार से सवाल पूछेंगे तो आपको राष्ट्र दो पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। गिरिराज सिंह आपको कहेंगे कि आप पाकिस्तान चले जाइए, उनको वो पाकिस्तान के वीजा मंत्री साबित होने वाले हैं। तो कानून का मिसयूज करने के कारण इस तरह की बात यहाँ पर घोषणा पत्र में शामिल की गई। क्या कहेंगे, अपने साथियों से थोड़ा अलग राय रखते हैं या फिर बिल्कुल ठीक कह रही है? बिल्कुल, जो इन्होंने बात कही है उस बात का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि अगर आप जिस प्रकार कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप देखेंगे तो उन्होंने सीधे बोला है कि हम असफा जो कानून जम्मू कश्मीर में हम लोग लागू करते हैं उससे हम अमेंड करेंगे। आप मुझे बताइए, अगर हमने आर्मी को स्पेशल राइट्स दिए हैं तो वो राहुल गांधी को, समाजवादी पार्टी को, इनको मंजूर नहीं है कि ये आज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है उसमें ये लोग अमेंडमेंट करने की बात कर रहे हैं। आज ये देश सुरक्षित है तो आर्मी की वजह से, आज ये देश जीवित है तो आर्मी की वजह से। जो आर्मी जम्मू कश्मीर के लोगों को, आम जनता को इतना सहायक बन के सबकी मदद कर रही है, उस कानून में ये लोग अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। ये चाहते ही नहीं है, ये आर्मी का जो इंसान अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं हम आर्मी के कानूनों से, जो हमने आर्मी को पावर्स दिए हैं उससे खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये लोग कहाँ से, आप मुझे बताइए, देश हित में सोच रहे हैं। कुछ और यहाँ पर युवा हमारे साथ में जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप, जो अपने साथी यहाँ पर बात कर रहे हैं सुरक्षा के मसले को लेकर के, कि बहुत ज़्यादा जो तस्वीर है वो बदलने लगी है और अब भी जो ज़रूरत है हमें देश की सुरक्षा सबसे पहला मसला आता है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम देश की सुरक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे इन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमला करवाता है, हम शांति से बैठे रहे, पर वहाँ भी हमारी तरह हमारे जैसे नॉर्मल पब्लिक रहती है जो चैन और अमन चाहते हैं। पर जैसे यहाँ पे अब हमारे ही देश में बहुत से आतंकवादी हैं जिन्होंने अपना ग्रह कर रखा है यहाँ पर, तो हमें उनकी पहले ये देखना चाहिए कि हमारे देश में कौन कौन से आतंकवादी संगठन हैं जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि विदाउट सपोर्ट की वो भी यहाँ पर हमला नहीं कर सकते। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस समय चुनाव का दौर है और राजनीतिक दलों में बहुत बाण चलाए जा रहे हैं बयानबाजी के, तो किस तरह से आप देखते हैं कि बयानों में कुछ दम नज़र आता है, कहीं ठोस बात नज़र आती है या फिर छिछली बातें ही उनमें दिखाई पड़ती है? सर, मेरा मानना है कि बयानों के ज़रिए सिर्फ एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। जो रियल टॉपिक है वो तो कभी उठाए नहीं जाते हैं, जो कि उठाने चाहिए। एक दूसरे को गिराने से देश नहीं चलेगा। उसको आपको जो उसमें मुद्दे हैं, जो सच में लोगों को, आम जनता को दिक्कत आ रही है, वो मुद्दे अगर आप उठाएंगे तो शायद लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा आपको वोट भी मिलेंगे। तो सत्ता की बागडोर थामने के लिए राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप के दौर इन दिनों जारी है और ये लड़ाई चुनावी है, तो ऐसे में दमखम भी दिखाया जा रहा है। हालांकि ये बात तो चुनाव के बाद साबित होगी कि किसके तीर में कितना दम था और कौन यहाँ पर अपनी सत्ता हासिल कर पाया। लेकिन इससे पहले युवा अपना मूड बना रहा है, अपना सियासी मिजाज तय कर रहा है कि उसे किसे और किस तरह से वोट डालना है। तो अगले सप्ताह फिर होगी किसी और कैंपस में मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।